जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं, आप लोगों की त्रैमासिक परीक्षा के जो पेपर है वो 100% प्रश्न बैंक से बन रहे हैं। आज भी आप लोगों का पेपर हो चुका है और पेपर आपका जो गणित विषय का पेपर था पूरा का पूरा प्रश्न बैंक से ही आया है। आप उठाकर पेपर अपना देख सकते हैं और हमारे द्वारा जो अपलोड वीडियोस किए गए थे उनको आप सभी वीडियोस को अगर मिलाएंगे, एक वीडियो से नहीं, मैंने कम से कम प्रश्न बैंक के 4 वीडियो डाले थे, 4 ही वीडियो को देख लेना, उनमें से पूरा पेपर आपका 75 नंबर का बना है। डियर स्टूडेंट्स, अब 2 सितंबर को आपका जो पेपर रहने वाला है वो विज्ञान विषय का पेपर रहने वाला है। विज्ञान विषय 2025-26 की आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा चल रही है पूरा 100% आपका इसी में से आएगा। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको क्या क्या पेपर में आ रहा है। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रश्न बैंक अपलोड की गई है जिसमें आपको संपूर्ण पेपर का क्या करवाया जाएगा, हल करवाया जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, 75 नंबर का जो पूरा पेपर आपका रहेगा वो आपको इसी में से हल करना है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए त्रैमासिक परीक्षा में आपका कितना सिलेबस आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग पूरा बताऊंगा और कौन से पार्ट से कितने नंबर का आएगा। देखिए, जो आपका हमारे आसपास के पदार्थ हैं इसमें से 2 तो आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 खालिस्तान आएंगे, 2 सत्य सत्य आएंगे, 2 सही जोड़ी आएगी और आपका सही ये जो एक शब्द में उत्तर है ये नहीं आएगा। फिर 2 नंबर के 2 आएंगे और आपका 3 नंबर का 1 आएगा, 4 नंबर का इससे नहीं आएगा। टोटल इससे 15 नंबर का आपका आएगा। और क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, तो यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे खालिस्तान रिक्त स्थान में, और 2 नंबर के 2 आएंगे और एक 4 नंबर का हिस्सा आएगा। टोटल इससे 15 नंबर का आएगा। पूरा देखेंगे यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर टोटल आपके कितने अध्याय आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 अध्याय आपके टोटल आ रहा है। 5 अध्याय आ रहे हैं जिसमें से जीवन की मौलिक इकाई भी आएगी 15 नंबर की, और उत्तक पाठ से 15 नंबर का, और गति वाला जो पाठ है आपका 7वां उससे भी आपका 15 नंबर का। टोटल 75 नंबर का पेपर इस प्रकार आपका बनेगा। तो आइए इस पूरे पेपर का हल हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अध्याय नंबर 1 देखेंगे जिसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। अध्याय नंबर ये पूरा आप देखेंगे। इसमें से आपको क्या करना है, कॉपी उठाना है और पेन उठाना है और सभी क्वेश्चनों को नोट करते चलना है ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। ठीक है, ये जोड़ी भी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। पूरा पेपर हम क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए बच्चों, तो यहाँ पर हम पूरा पेपर हल कर लेते हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट्स पेपर देकर आ चुके हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, अब विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन करना है और एक भी क्वेश्चन हमारा आउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो स्टार्ट करें उससे पहले एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर अवश्य कीजिएगा। चलिए बच्चों, तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहले से। क्वेश्चन क्रमांक पहला देखें हम, तो किस अवस्था में कणों के बीच अंतर आणविक बल सबसे अधिक होता है। तो किस अवस्था में कणों के बीच जो अंतर होता है आणविक बल सबसे अधिक होता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन क्रमांक पहला रहेगा आपका, जिसमें आपसे क्या कह रहा है कि किस अवस्था में कणों के बीच अंतर आणविक बल सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, प्लाज्मा होगा। तो इसमें आप जो सही उत्तर लगा लेंगे ना बच्चों अपना, वो लगाएंगे ठोस। गैस की विशेषता क्या है, तो गैस की विशेषता क्या है, निश्चित आकार और आयतन, केवल निश्चित आकार, केवल निश्चित आयतन, ना तो निश्चित आकार ना ही निश्चित आयतन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ना तो निश्चित आकार ना ही निश्चित आयतन। प्रश्न नंबर 3, किस अवस्था के कण सबसे अधिक गतिशील होते हैं। ठोस के, द्रव के, गैस के, प्लाज्मा के। तो इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं वो हो जाएंगे आपके गैस के। बर्फ़ को गर्म करके जल में बदला जाता है, ये कौन सी अभिक्रिया है। संघनन, वाष्पीकरण, गलन, उदरोपातन। तो ये आपका हो जाएगा गलन। जल के गैसीय अवस्था को क्या कहते हैं। बर्फ़ कहते हैं, जल कहते हैं, वाष्प कहते हैं, बादल कहते हैं। तो जल के गैसीय अवस्था को जो कहा जाता है ना बच्चों, उसे कहा जाता है वाष्प। लिख के रखिएगा, क्वेश्चन में किसी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। वाष्पीकरण की दर को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। तो सतह क्षेत्रफल, तापमान, हवा की गति, रंग।
तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रंग। दबाव बढ़ाने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है, द्रव में बदल जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर लगा लेंगे आप, घटता है। अपने हाथ में कॉपी और पेन जरूर रखिएगा, और जो भी दोस्त आपके इस चैनल के माध्यम से अभी नहीं जुड़े हैं उनको एक बार इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी अच्छे से अपनी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कर सके और इस परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आ सके। आइए विद्यार्थियों, तो गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है द्रवीकरण। द्रवीकरण इसे कहते हैं। जब किसी ठोस को बिना द्रव बने सीधे गैस में बदला जाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन, वाष्पीकरण, उदर्वपातन, गलन। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा उदर्वपातन। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी अवस्था सबसे अधिक संपीड़नीय होती है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा गैस। किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संघनन, उदर्वपातन, वाष्पीकरण, अवक्षेपण। तो इसमें आपका संघनन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 2 होती है, 3 होती है, 9 होती है, 7। तो इसमें आपका आंसर क्या लगाएंगे आप? 3। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 होती है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड्यता होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, जल में। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ठोस। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है? तो न्यूनतम विसरण का जो गुण पाया जाता है ठोस में पाया जाता है, द्रव में, गैस में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इसमें ठोस। अगला क्वेश्चन है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जाता है? संपीड्यता, तरलता, विसरण और परासरण के कारण। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा संपीड्यता के कारण। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, द्रव का वाष्प में बदलना कहलाता है। 15 नंबर यहाँ से आपके पक्के होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में से। 100% ये आपके पेपर में, आपके कॉपी में आप लिख कर आएंगे। द्रव का वाष्प में बदलना कहलाता है। तो द्रव का वाष्प में बदलना कहलाता है, तो इस खालिस्तान में आप लिखेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण आपका क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा। पहले वाले खालिस्तान में आप वाष्पीकरण लिखेंगे। दूसरा, गैस का द्रव में बदलना कहलाता है। अब यहाँ पर गैस का द्रव में बदलना कहलाता है द्रवीकरण। द्रवीकरण आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस होता है। तो जल का क्वथनांक जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पदार्थ को बिना द्रव बने सीधे गैस में बदला जाता है तो इसे कहते हैं? तो इसे सीधे गैस में बदला जाता है तो इसे कहते हैं बच्चों उदर्वपातन। उदर्वपातन इसे कहते हैं। चौथे वाले खालिस्तान में लिखेंगे आप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, गैस से ठोस में सीधे परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो गैस से ठोस में सीधे जो परिवर्तन है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे आप सभी, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आपके सभी के सवाल का जवाब का इंतज़ार है। जल्दी से आप बताएंगे क्या कहते हैं उसको। जितने भी विद्यार्थी हमारे जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है कि गैस में ठोस में सीधे परिवर्तन को कहते हैं। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो इसे हम कहते हैं निक्षेपण। याद रखिएगा, इस खालिस्तान में आप लिखेंगे निक्षेपण।
निक्षेपण आपका 5 वाले में आंसर हो जाएगा। और द्रवों में आपसी आकर्षण बल होता है, तो द्रवों में आपसी आकर्षण जो बल होता है वो इसमें आप लिखेंगे कम होता है, कम। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन क्रमांक अगला है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन क्रमांक आपका है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं ना बच्चों, वो कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे इसके सत्यासत्य। गैसें सबसे अधिक संपीड़नीय अवस्था में होती है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और ठोसों के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, असत्य होगा। तीसरा देखेंगे, जब कोई द्रव गैस में बदलता है तो इसे संघनन कहते हैं, तो तीसरे का आंसर क्या होगा आपका, असत्य होगा। चौथा, वाष्पीकरण दर पर हवा की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका, असत्य होगा। पांचवा देखेंगे, ऊष्मा की आपूर्ति करने से कणों की गतिज ऊर्जा घटती है, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका, असत्य होगा। छठा, बर्फ से जल बनने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और गैसों का ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही आयतन होता है। सातवां, तो इसका आंसर आप लगाएंगे सत्य। और जल का गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा असत्य। और गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे असत्य। यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर दीजिएगा, देखिएगा ब्लूप्रिंट में लिखा गया है कि इस प्रश्न का निर्माण करते समय विषय शिक्षक ध्यान दें कि प्रश्न पत्र में प्रश्न रखते समय कॉलम ए के समक्ष कॉलम बी सही उत्तर लिखा हुआ नहीं हो। तो यहाँ पर जोड़ी हम मिलाएंगे और जोड़ी में यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हम मिलाएंगे। ठीक है, मतलब पेपर में हमें क्या रखना है, जोड़ी का ध्यान रखना है कि जो जोड़ी इधर ही, अगर इसका आंसर यहाँ सामने नहीं होना चाहिए, बगल में होना चाहिए। तो हम बच्चों यहाँ पर ठोस को किससे मिलाएंगे, निश्चित ठोस को मिलाएंगे हम निश्चित आकार और आयतन। अब यहाँ पर ये बात क्यों कही गई है, इसलिए कही गई है क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है ना बच्चों, सभी के आंसर सामने ही सही दे रखे हैं, सबके आंसर इसके क्या है, सामने है। तो यहाँ पर पेपर बनाते समय यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षक इस बात का ध्यान रखे कि सही जोड़ी का उत्तर सामने नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमारे लिए ये और आसान हो जाता है। इसका आंसर भी यहाँ पर ये सही मिला हुआ है। वाष्पीकरण को आप किससे मिलाएंगे, द्रव का गैस में बदलना, संघनन गैस का द्रव में बदलना, उदरपातन ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन, जमाव द्रव से ठोस में परिवर्तन, द्रवीकरण गैस से द्रव में परिवर्तन, और तापमान बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ता है और दबाव बढ़ने पर गैस का आयतन घटता है। वाष्पीकरण की दर हवा की गति से बढ़ती है और ब्राउनियन गति कणों की अनियमित गति। इस प्रकार हमारी पूरी क्या मिल जाती है, जोड़ी मिल जाती है, जो कि यहाँ हमारे पेपर में आने वाली है। इस प्रकार आप जोड़ी को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे 2 नंबर का, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से लगाएंगे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से लघुत्तरीय मतलब एक 3 नंबर का एक प्रश्न भी आपका आएगा, 3 नंबर का इसी में से आपका आने वाला है। और उसके बाद में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये अध्याय नंबर 2 आ जाएगा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग।
अभी हमारा वीडियो जो आप देख रहे हैं वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, प्रश्न बैंक का थोड़ा सा बताता हूँ। फटाफट इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखिए अध्याय 2 जो आता है उसमें से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ से आपके रिक्त स्थान आएंगे जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे 2 नंबर में। उसके बाद में यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न भी आएगा। उसके बाद में अध्याय नंबर आपका 5 आएगा पेपर में, जो अध्याय का नाम क्या है, जीवन की मौलिक इकाई। यह भी पेपर में आएगा, जिसमें से रिक्त स्थान आएंगे। जीवन की मौलिक इकाई क्या कहलाती है, आगे आप देख सकते हैं। सत्य असत्य पार्ट्स आएंगे। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है और यहाँ पर कोशिका किसे कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आएंगे और यहाँ पर आपका अध्याय नंबर 6 भी आने वाला है, जिसमें आपकी जोड़ी आएगी जाइलम। तो जाइलम देख सकते हैं आप, ये जोड़ी मिली हुई है यहाँ पर। सबसे अच्छी बात तो ये कि जाइलम पत्तियों से भोजन का परिवहन और फ्लोएम जड़ों से जल एवं खनिजों का परिवहन और पारेकाइमा भंडारण व प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आगे आप देख सकते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर अगला जो अध्याय रहेगा आपका, उसमें आप 7वां अध्याय आएंगे। आपके 7वें अध्याय से आपके जो आएंगे वो क्या क्या आएगा, यहाँ साफ साफ लिखा है। एक शब्द में उत्तर आएंगे बच्चों, और 2 नंबर का प्रश्न आएगा, 3 नंबर का आएगा और 4 नंबर का भी इसमें से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में ये पूरा प्रश्न बैंक आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको कुछ सॉल्यूशन करवा दिया है, कुछ बच रहा है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। जितने विद्यार्थियों के ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने ही जल्दी मैं लेकर आऊँगा, और ये वीडियो कम से कम 4 से 5 हज़ार विद्यार्थी देखना चाहिए, तब जाकर मैं लेकर आऊँगा। अन्यथा कोई मतलब नहीं हो रहा है, कोई देख नहीं रहा है, इस कारण से फिर मैं लेकर नहीं आऊँगा। तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को आप शेयर कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए जल्दी से बना सकूँ। धन्यवाद। तो जोड़ी मिलने के बाद हमारा अध्याय नंबर पहला जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में इस पार्ट से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा। उनमें से कौन सा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के आंसर भी मैं आपको हल करवाऊंगा। जिसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ रहा है आपका, और 3 नंबर में क्वेश्चन कौन से आएंगे, इन्हीं में से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में आप आगे देखेंगे अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 को हम यहाँ पर पूरा हल करेंगे। चलिए, उससे पहले जितने भी दोस्त क्लास में जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, सभी एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को क्लास को आप शेयर कर दें, ताकि उन सभी को इन क्वेश्चनों में से ही पूरा पेपर बने उनका, और अच्छे नंबर वो लेकर आ सकें। देखिए, शुद्ध पदार्थ वह होता है जो, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ वह होता है जो केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर पहला आप याद रख लीजिएगा। कॉपी उठाकर रखिए, हाथ में पेन भी उठाकर रखिए और नोट करते चलिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, PDF तो मैंने आपको दे ही रखा है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? दूध, जल, नमक का घोल, वायु। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध पदार्थ क्या है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, शुद्ध पदार्थ है जल। जल आपका आंसर हो जाएगा। वायु एक है यौगिक, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, तत्व। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मिश्रण। मिश्रण आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइट का एक उदाहरण है। कोलाइट का एक उदाहरण है चीनी का घोल, दूध, नमक, तांबा। तो कोलाइट का जो एक उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर करेक्ट आंसर आप दूध लगा देंगे। निम्न में से कौन सा एक तत्व है? जल है, ऑक्सीजन है, नमक है, चीनी है। तो एक तत्व बताना है यहाँ पर, तो एक तत्व जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? तो पानी में नमक, रेत और पानी, दूध और पानी, तेल और पानी। तो यहाँ पर समांगी जो मिश्रण हो जाएगा वो पानी और क्या हो जाएगा, नमक। पानी और नमक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्व और यौगिक में अंतर। तो तत्व और यौगिक में जो अंतर होता है वो हो जाएगा, तत्व केवल एक प्रकार के परमाणु से बना होता है और यौगिक 2 या अधिक तत्वों से बना होता है। तो ये दोनों ही बात तो क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर हम सी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 8वां है,
निम्न में से कौन सा विधि असमांगी मिश्रण को अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर निस्यंदन, वाष्पीकरण, अपशिष्ट निस्तारण, सभी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें लगाएंगे आप सभी। सभी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। तांबा एक है, यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, कोलाइड है। तो तांबा जो हो जाएगा वो एक क्या हो जाएगा? तत्व आपका आंसर हो जाएगा। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? समांगी, असमांगी, यौगिक, तत्व। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा असमांगी। असमांगी मिश्रण आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, निम्न में से किस विधि का उपयोग जल से घुले हुए नमक को अलग करने के लिए किया जाता है? निस्यंदन, वाष्पीकरण, चुंबकत्व, अपवर्तन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, तत्व और यौगिक को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है? मिश्रण, कोलाइड, विलयन, शुद्ध पदार्थ। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो मिश्रण आपका आंसर हो जाएगा। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है? विलयन, यौगिक, विलायक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो विलयन आपका आंसर होगा। विलयन आप सही आंसर लगाएंगे। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट जितने भी इस लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे कहते हैं विलयन कहते हैं, विलायक कहते हैं या विलय कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, उसे हम विलायक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बा के साथ आप जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। यहाँ पर टिंचर आयोडीन के विलयन में विलय है, बताइए क्या होता है? एल्कोहल होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा है आयोडीन होता है, या फिर आपका अगला जो ऑप्शन है उसमें है आपका, बताइए क्या होगा? एल्कोहल हो जाएगा, सॉरी जल हो जाएगा, या उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। बताइए करेक्ट आंसर आप सभी बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी इसका क्या देंगे? जवाब देंगे। बताइए, सबसे पहले देखता हूँ कौन इसका जवाब सही साट देता है। जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर एल्कोहल, आयोडीन, जल, उपरोक्त सभी, क्या आपका सही आंसर है इसमें? बताइए। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका करेक्ट आंसर आप लगाएंगे आयोडीन। आयोडीन आपका आंसर हो जाएगा। सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा CO2, HO, एल्कोहल, O2। तो इसमें आपका CO2 आपका आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, वायु एक विलयन है, कैसा? गैस में गैस का, गैस में द्रव का, गैस का गैस में, या द्रव का हवा में। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस का गैस में, गैस का गैस में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान को देखेंगे। वायु एक मिश्रण है, तो वायु एक कैसा मिश्रण है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा समांगी। समांगी आपका इसमें आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर। रेत और जल का मिश्रण एक मिश्रण है, तो रेत और जल का जो एक मिश्रण है वो कैसा हो जाएगा? विषमांगी। विषमांगी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तीसरा, किसी मिश्रण से ठोस को अलग करने के लिए विधि का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो विधि हो जाएगी वो अवसादन विधि, अवसादन, या फिर इसे हम निस्पंदन विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो अवसादन लिख लीजिएगा इसमें। चौथा, एक शुद्ध पदार्थ है जो केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, तो क्या होता है? तो यहाँ पर आप बात करेंगे जल। जल एक शुद्ध पदार्थ है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। पांचवा, दूध एक प्रकार का मिश्रण है, तो ये आपका हो जाएगा दूध में आप जो अपना आंसर लगाएंगे वो कोलाइड।
कोलाइडल। ठीक है, कोलाइडल आपका इसमें क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी विलयन से घुले हुए ठोस को अलग करने के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जिस विधि का प्रयोग किया जाता है बच्चों, वो विधि कौन सी है ये आपको बताना है। नमक और जल मिलकर एक मिश्रण बनाते हैं। यहाँ पर छठा वाला देखिए पहले तो। ठीक है, तो इसमें वाष्पीकरण करने के लिए, वाष्पीकरण या फिर इसे क्रिस्टलीकरण भी कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं बच्चों, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण या फिर क्रिस्टलीकरण आप कह सकते हैं, दोनों विधि में से एक, दोनों का एक ही नाम है वो। नमक और जल मिलकर एक मिश्रण बनाते हैं, तो ये बनाते हैं समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण, समांगी, आप इसका आंसर लगाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे तत्व केवल एक ही प्रकार के से बने होते हैं। तो तत्व केवल एक ही प्रकार के से बने होते हैं, तो यहाँ पर परमाणुओं से बने होते हैं। लोहे के टुकड़े और गंधक को अलग करने के लिए का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर नवा जो क्वेश्चन है, लोहे के टुकड़े और गंधक को अलग करने के लिए जो किया जाता है वो आपका आंसर हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण। क्या लिख देंगे आप, चुंबकीय पृथक्करण। अगला है आपका क्वेश्चन कि जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस होता है। तो जल का जो क्वथनांक डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपका आंसर इसमें आप लगा लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। तेल और जल को अलग करने के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो तेल और जल को जो अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना बच्चों, वो किया जाता है पृथक्करण कीप। क्या लिखोगे, पृथक्करण कीप का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और दूध से क्रीम अलग करने की विधि जो कहलाती है, वो कहलाती है अपकेंद्रीकरण। क्या कहलाती है, इसका आंसर होगा अपकेंद्रीकरण आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। विलयन एक मिश्रण है। तो विलयन जो एक मिश्रण है वो क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण। इस खालिस्तान में आप क्या लिखेंगे, समांगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, बर्फ जल तथा जल वाष्प के गुण समान होते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो रासायनिक गुण। कैसे गुण, रासायनिक गुण कैसे होते हैं बच्चों, समान होते हैं। विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलेय की कहलाती है। तो इस खालिस्तान में विलेय की क्या कहलाती है, वो कहलाती है सांद्रता। इस खालिस्तान में क्या लिखोगे, सांद्रता आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों, तत्व आपका आंसर हो जाएगा। फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम तो खालिस्तान होता है। तो ये होता है माध्यम, गैस होता है, गैस। इसमें आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में परिक्षेपण माध्यम होता है। तो इसमें आपका आंसर होगा जल आपका आंसर इसमें हो जाएगा। टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो यहाँ पर टिंडल जो प्रभाव है वो कोलाइडल, इसमें आप लिखोगे कोलाइडल आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला है, धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पारा धातु हुए भी कमरे के तापमान पर क्या है, द्रव है। अब ये क्वेश्चन आपके आएंगे कितने नंबर का, ये क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, इन्हीं में से आपका आएगा ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर से। उसके बाद में आपका अध्याय नंबर आ जाता है अगला, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं पूरा सॉल्यूशन। अध्याय नंबर आपका इसके बाद और रहेगा। चलिए, सबसे पहले इससे आएंगे आपके खालिस्तान। इस अध्याय से आपके आ रहे हैं खालिस्तान, तो हम इन खालिस्तान को देखेंगे। जीवन की मौलिक इकाई कहलाती है। तो बताना है आपको कि जीवन की जो
मौलिक इकाई होती है वो क्या कहलाती है, इसके सही आंसर आपको लिखना है। चलिए, तो यहाँ पर खालिस्तान में आप क्या लिखेंगे कि जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है। अध्याय हमने नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया है, कोशिका कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा मौलिक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका। पहले वाले खालिस्तान में कोशिका की खोज ने की थी, तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक आपका क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक आपका आंसर इसमें हो जाएगा। जीवित कोशिका को सबसे पहले ने देखा था, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, और जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था एटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इसमें एटोन क्या लिख दोगे, वॉन, ठीक है। और भी नाम है इसका, ल्यूवेनहॉक, है ना। अगला क्वेश्चन है फोर्थ वाला, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और नई कोशिकाएं केवल कोशिकाओं से बनती है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ वाले में आप लगाएंगे, पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से बनती है। पूर्व विद्यमान, इतना लिखना है इसमें, पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से बनती है, ठीक है। अगला है प्लाज्मा झिल्ली पारगम्य होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो पारगम्य होती है, इसमें आप जो अपना आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे चयनात्मक रूप से, चयनात्मक रूप भी लिखेंगे, चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। अगला देखेंगे आप, वानस्पतिक कोशिकाओं को कोशिका भित्ति से बनी होती है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो सेल्यूलोज। इसमें यहाँ पर खालिस्तान में लिखना है क्या, सेल्यूलोज आपका इसमें आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, कोशिका भित्ति कोशिकाओं में पाई जाती है। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिकाओं में क्या कर दी जाती है, पाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य करते हैं वो राइबोसोम, क्या लिख दोगे इसमें, राइबोसोम आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नाभिक को गहरे रहने वाली झिल्ली को कहते हैं। तो नाभिक को गहरे रहने वाली झिल्ली को नाभिकी झिल्ली कहते हैं, नाभिकी ये झिल्ली, तो झिल्ली तो यहीं लिखा है, नाभिकी झिल्ली, है ना। लाइसोसोम को कोशिका की कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कोशिका की कहा जाता है आत्मघाती थैली। इसमें लिख दोगे आत्मघाती थैली आपका क्या होगा, इसमें आंसर होगा आत्मघाती थैली। चलिए आगे देखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होते। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होते हैं, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होते। आगे हम बात करेंगे, एक और बचा इसमें खालिस्तान, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक से घिरा होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा नाभिकीय झिल्ली से घिरा होता है। इसमें आपका नाभिकीय झिल्ली। आगे देखिएगा, सत्य कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। तो यहाँ पर इसके आंसर भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। सत्यापत्ति के सभी जो आंसर है हमारे उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। तो इसका आंसर आप देखेंगे, इसमें अगर सही है तो मैं राइट का निशान लगाऊंगा, तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सत्य। राइट के निशान की जगह आप सत्य लिखेंगे और कट लगाऊंगा तो आप असत्य लिखेंगे। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, तो ये बात आपका क्या हो जाएगा, सत्य। और रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, तो इसमें आपका असत्य आंसर हो जाएगा। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चौथा देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है। तो इसमें आपका असत्य हो जाएगा, नहीं पाया जाता है। और
यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे अंगक होते हैं, तो इसमें आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में छठा, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, तो असत्य। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पाचन केंद्र कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर असत्य इसमें लगाएंगे आप। और राइबोसोम का कार्य वसा संश्लेषण करना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। और केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये सत्य होगा। और क्लोरोप्लास्ट केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, असत्य लगाएंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका रिक्तिकाएँ जंतु कोशिकाओं में बड़ी होती है, तो ये भी क्या होगा आपका सत्य, 11 वाला असत्य हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर सभी कोशिकाओं में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो लास्ट वाला है इसमें अभी आपका आंसर असत्य हो जाएगा। अब इस चैप्टर से आपके ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद में ये 3 नंबर का क्वेश्चन आए, इनमें से 3 नंबर का आएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि अध्याय नंबर आपका अगला अब आएगा। अध्याय ये वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ, छठा अध्याय और 7वां अध्याय। ठीक है, इसमें जोड़ी आएगी आपकी, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे आएंगे जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि पूरा पेपर आपका विज्ञान का बन सके। और सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन चाहिए, तो घंटी के बटन को ऑल पर करके रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले वाला एक वीडियो और हमने डाल दिया, वो भी आप जरूर देखिएगा, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।